Hello everyone, I am Sonal Kaur, your psychology mentor, and today we will solve some back questions, that is NCERT exercise of chapter 2 in class 11 psychology. तो एक एक करके सारे questions देखेंगे. Let's get started. What are the goals of scientific inquiry? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. बट कभी भी जब भी मैं एक्सरसाइज कराती हूँ तो मैं हमेशा एक चीज पे रिट्रेट या फोकस करती हूँ, वो है आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. और मैं हमेशा 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ. एक इंट्रो दे दो डिपेंडिंग ऑन द वेटेज, मेन बॉडी बताओ जो क्वेश्चन पूछना चाहता है, एंड कंक्लूड कर दो इफ नेसेसरी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम यहाँ पे 5 चीजें बताएंगे. सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन बताएंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जहां पे हम डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर को या उस टॉपिक को जो हम स्टडी कर रहे हैं. देन वी डू प्रिडिक्शन, दैट इज जो हमने टॉपिक पढ़ा, या सपोज बिहेवियर ले लो, फ्यूचर में वो बिहेवियर कैसे प्ले आउट होगा. ठीक है. देन एक्सप्लेनेशन कि व्हाट कॉज दैट बिहेवियर. ठीक है. देन control, that is if we want that behavior to occur again, if we don't want, we reduce it or we change it according to our needs. And then application, that is जो भी हमने नॉलेज लाई है उसे हम कैसे एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं. चाहो तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से भी एंड कर सकते हो. तो आप एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि आपने स्टडी किया कि बच्चों की मोटिवेशन क्या है एंड टेस्ट में कैसा रिजल्ट आएगा. ऐसे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, मैंने आपको क्लासेस में भी समझाया था. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग अ साइंटिफिक इंक्वायरी. देखो यहाँ पे हम वो सारे स्टेप्स बताएंगे जो मैंने आपको पढ़ाए थे, एक एक करके. सबसे पहले हम बोलेंगे कि हम प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, यानी वी सिलेक्ट अ थीम और अ टॉपिक दैट वी वांट टू रिसर्च और स्टडी अबाउट. देन वी कलेक्ट डेटा. अब देखो हमने टॉपिक चूज कर लिया, उस टॉपिक को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ लोग होने चाहिए ना जिन पे हम वो स्टडी कंडक्ट करवाएंगे. ठीक है. एंड यहां पे हम करते हैं कंक्लूजन भी ड्रॉ. ठीक है. कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि अच्छा मैंने ये स्टडी कंडक्ट की जो ये मिला. अब ना यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे हाइपोथेसिस का कोई पॉइंट नहीं है, इधर ही मैंने डाल दिया है. आप चाहो तो हाइपोथेसिस अलग से भी एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो, देयर इज नो हार्म. देन वी हैव रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजंस, यानी जो भी आपने बोला इज इट मैचिंग विद द हाइपोथेसिस और नॉट. ठीक है, ये आपको लाइन में बताना है. देन वी हैव एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा. तो देखो ये ना थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखो इसका आंसर कैसे बनेगा. हम बताएंगे कि कॉवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर होता है, सब्जेक्टिव सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड मेंटल प्रोसेसेस. ठीक है. देन हम बताएंगे कॉन्टेक्स्ट बाउंड होता है डेटा, यानी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में या जो पर्टिकुलर सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप डेटा लेते हो या आपको मिलता है. देन यू विल टेल टाइप्स ऑफ डेटा, डेमोग्राफिक, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल. ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. फिर आप बताओगे कि यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं. हमेशा अपने आंसर को, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करो ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. यू विल स्कोर वेल दैट वे. ठीक है. अब हम बताएंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ थ्योरी एंड मेथड यूज्ड फॉर कलेक्शन. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, ये चीज बतानी है. Next question. How do experimental and control groups differ? Explain with the help of an example. तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताएंगे हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को डिफाइन करेंगे. ठीक है, जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड फिर आ गया हमारा कंट्रोल जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है. ठीक है, एंड ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये तो बताना ही होगा. एग्जाम्पल दे दो, बिब लटाने और डार्ले का एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जिसमें आप ये बताओगे कि कंट्रोल ग्रुप है जहां पे स्टूडेंट्स अलोन है इन अ रूम, एंड एक्सपेरिमेंटल में वो है जो दूसरे लोगों के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट थे. अगर वो एक्सपेरिमेंट मैंने जब समझाया था तो आपको याद आ गया होगा. नेक्स्ट वी हैव अ रिसर्चर इज स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ साइक्लिंग एंड प्रेजेंस ऑफ पीपल. ठीक है, इतना समझ जाओ. फिर वो बोल रहा है now formulate a relevant hypothesis, identify independent and dependent variables. तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, अब आपको 3 चीजें बतानी है यहाँ पे. तो देखो हम कैसे बताएंगे, हम बताएंगे हाइपोथेसिस क्या होता है. ठीक है, तो हाइपोथेसिस में आप बताएंगे कि प्रेजेंस ऑफ पीपल इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ
साइक्लिंग, ठीक है, हम ये प्रपोज कर रहे हैं। देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट में? प्रेजेंस ऑफ पीपल, क्योंकि हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि लोग हैं, दे आर कॉजिंग, तो यहां पे ये हमारा कॉज है। हमेशा याद रखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक कॉज है, एंड उसका इफेक्ट क्या है कि स्पीड ऑफ साइक्लिंग इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड एज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं देखा हमने अभी तक। अब हम पहले स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करेंगे, तो हम बताएंगे यहां होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, हम कंट्रोल करते हैं कंडीशंस एंड मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को सिस्टमैटिकली, और एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको याद हो। देन वी हैव वीकनेसेस, यहां पे लो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, ये एथिकल नहीं होता, हर स्टडी के लिए फीजिबल या एप्लीकेबल नहीं होता। देन वी हैव वी कैन नॉट कंट्रोल और वेरिएबल्स, इस चीज का ध्यान रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कृष्णन is going to observe and record children's play behavior at nursery school। ठीक है, बहुत सिंपल बात बोली है। अब देखो, ये अटेम्प्ट नहीं कर रहे टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर, यानी ये नेचुरल यूज बिहेवियर को देखेंगे। तो विच मेथड ऑफ रिसर्च इज इन्वॉल्व? फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स डीमेरिट्स, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो देखो यहां पे हम बताएंगे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ये मैंने आपको बताया था, नेचुरली देखना चाहते हैं। फिर हम बताएंगे प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या है? बिहेवियर सिलेक्ट किया, उसको रिकॉर्ड किया एंड टूल से एनालाइज किया। अब देखो हम क्या बताएंगे, अब हम बताएंगे इसके मेरिट्स या एडवांटेजेस, कि रियल लाइफ बिहेवियर जो अकर हो रहा है उसे हमने देख लिया, ठीक है, हमने देखा कि रिच एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा हमें मिला है, यानी बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है हमारे आंसर में। देन डीमेरिट्स, ऑब्जर्वर बायस होता है। तो ऑब्जर्वर बायस क्या होता है कि मैंने अपने मन से जो मैंने खुद सीखा है लाइफ में वो अप्लाई किया। जैसे कोई स्कूल में बच्चे बहुत जोर से बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अरे नहीं, बच्चों को तो धीरे बोलना चाहिए। जरूरी नहीं है बच्चों को धीरे बोलना चाहिए, मे बी उनको असर्टिव होना सिखाया जा रहा है कि आप अपनी वॉइस को अच्छे से यूज करो, तो यहाँ पे मैंने अपना बायस लगा दिया। टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर इंटेंसिव है, बिल्कुल मेरा बहुत टाइम जाएगा ना किसी प्ले को ऑब्जर्व करने में, फिर रिजल्ट्स निकालने में। एंड प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर में ऑल्टर बिहेवियर, इफ आई नो कि मेरे को कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं अलग तरीके से बिहेव करूंगी, तो ये इसका एक डीमेरिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 examples of situations where survey method can be used and what are the limitations of this method। तो 2 चीजें पूछी हमसे, यहाँ पे बताते हैं। हम बोलेंगे फाइंडिंग पब्लिक ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के टाइम। देन वी माइट टेल, हम एटीट्यूड्स पढ़ सकते हैं टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, ठीक है। अब देखो हम क्या बताएंगे इसके लिमिटेशंस। तो यहां पे हम बोलेंगे कि रिस्पोंडेंट्स ना इनएक्यूरेट आंसर्स देते हैं, तो ये चीजें हमें बतानी है, ठीक है। इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेस को आप सोशली डिजायरेबल भी कह सकते हो, कि देखो सब ये बोलते हैं सोसाइटी में तो मुझे भी यही बोलना चाहिए, अपने मन से नहीं बोलना चाहिए। एंड पुअर रिस्पॉन्स रेट इन मेल्ड क्वेश्चनेयर्स, जब आप किसी को क्वेश्चनेयर भेजते हो सर्वे के टाइम पे, कोई कोई तो खोल के देखता भी नहीं है, देखते हैं तो फेंक देते हैं। मे नॉट रिप्रेजेंट द जनरल पॉपुलेशन एक्यूरेटली, तो एक्यूरेशन यहां पे नहीं होती, इसका ध्यान रखना है। देन वी हैव यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरव्यू एंड अ क्वेश्चनेयर, तो एक टेबल बनेगा और ऐसे हम डिफरेंस डालेंगे। एग्जाम में ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो देखो सबसे पहले बताया ये मेरा इंटरव्यू है, ये मेरा क्वेश्चनेयर है, ठीक है। तो अब मैंने इंटरव्यू के बारे में बताया, फेस टू फेस है, यहाँ पे मैंने बताया रिस्पॉन्डेड फिल आंसर्स ऑन देयर ओन, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट पे मैंने बताया स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, ये बताना है। फिर प्रोबिंग अलाउ करता है डीपर आंसर्स के लिए। प्रोबिंग का मतलब होता है आप और क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहां पे आप प्रोबिंग नहीं कर सकते, जो आपने भेजा है उसी के बेसिस पे आंसर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने कुछ भरा या वो आपसे डिस्कस नहीं कर सकता तब कि मुझे ये भी बताना है, जो उसके पास क्वेश्चन है वो उन्हीं को आंसर कर सकता है। टाइम कंज्यूमिंग बट इन डेप्थ, एंड दिस इज टाइम एफिशिएंट बट मे हैव सुपरफिशियल डेटा, तो ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो हमने पढ़ा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है स्टैंडर्डाइज, तो यही चीज हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखो हम बोलेंगे
ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, रिलायबिलिटी, इन सब को हाईलाइट करना है और एक एक करके बताना। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि इम्पार्शियल है, ठीक है। फिर हमारा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर क्या है, फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस है, दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट, ऐसे ही आप अपना टेस्ट सॉल्व करोगे। एंड रिलायबिलिटी तो आपको पता ही होनी चाहिए, हमारे स्कोर्स हमेशा सेम आते, कंसिस्टेंट आते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें टेस्ट रिटेस्ट और स्प्लिट हाफ बताते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास वैलिडिटी कि इट इज मेजरिंग व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, इंग्लिश का टेस्ट है तो इंग्लिश ही मेजर करेगा, मैथ्स मेजर नहीं करेगा। एंड फाइनली नॉर्म्स, कि वो टेस्ट जो हमने पॉपुलेशन पे करवाया उसमें एवरेज परफॉर्मेंस क्या रही सबकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एनक्वायरी। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो हम बता देंगे तीन चीजें हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट। अगर आप याद करोगे तो मैंने इसके क्लास में आपको बताया था कि अगर ये मेरा बोर्ड है तो मुझे पता है यहां से मेजर करना स्टार्ट करूंगी तो जीरो से स्टार्ट होगा। साइकोलॉजी में हमारा कोई जीरो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। फिर है रिलेटिव नेचर ऑफ टूल्स। किसी को कॉल पे पूछा मैंने सर्वे में, टेलीफोन सर्वे में, कि मुझे इस चीज पे अपना ओपिनियन दो, वहीं मैंने उनको इंटरव्यू किया तो आंसर चेंज हो गया। यानी हमारे कल्चरल और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट की वजह से भी आंसर्स बदलते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है, होता क्या है खासकर क्वालिटेटिव मेथड्स, किसी ने ऑब्जर्व किया और किसी ने इंटरव्यू लिया, ठीक है, दोनों को अलग आंसर मिल गए। क्यों? क्योंकि दोनों अपने मुताबिक क्वेश्चन किए, दोनों ने सेम टाइप से सेम चीज को नहीं पूछा, वो चाहते सेम फिनोमेना ही थे, बट बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चंस रेस किए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एथिकल गाइडलाइंस दैट अ साइकोलॉजिस्ट हैज टू फॉलो व्हाइल कंडक्टिंग अ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। तो यहाँ पे हमें एथिक्स, मोरालिटी प्रिंसिपल्स बताने, जो कि मैंने आपको अच्छे से बताए थे। तो सबसे पहले हम बताएंगे वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन, यानी आपने इनको कोर्स या जबरदस्ती नहीं की, वो वॉलेंटरी अपने मर्जी से आए हैं। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, दे गिव यू अ वर्बल और रिटन थिंग दैट ओके आई एम पार्टिसिपेटिंग फॉर माई विल, थ्रू माई विल, आपने मुझे फोर्स नहीं किया। देन डीब्रीफिंग, जैसे पार्टिसिपेंट्स आए हैं ना स्टडी में मेंटली फिजिकली, दे लीव द स्टडी एज इट इज, ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो पोस्ट स्टडी, स्पेशली इफ डिसेप्शन वाज यूज्ड, कि देखो हमने आपको ना ये चीज भी की बट हम आपको अब बता रहे हैं वो स्टडी में इंपॉर्टेंट था, हम उन्हें धोखे या डिसीव नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट वी शेयर द रिजल्ट्स विद देम, ठीक है। अब जब हम उनके साथ रिजल्ट शेयर करते हैं हम उन्हें बताते हैं कि देखो ये सब हमें मिला, एंड एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि जो डेटा है वो पर्सनल रहेगा, शेयर नहीं होगा किसी और के साथ, ये सिर्फ अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं या रिसर्चर हूं तो सिर्फ मेरे पास रहेगा। तो इन क्वेश्चंस का ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान रखो, इसमें से बहुत चांसेस है ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपकी बेस है, तो इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।